आप लोग अपनी गलती नहीं मानते। बहुत बार अपनी जनरेशन से कंपेयर किया जाता है। हमारी आवाज को दबाया जाता है। अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हमें उसमें कोई रोक टोक ना हो। टीचर्स हमारी इमेजिनेशन को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील मानव और आप देख रहे हैं सुनील मानव पॉडकास्ट। अभी तक इस चैनल पर आपने अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञों को सुना और जाना समझा देखा था। आज हमारे पास एक नई जनरेशन है और इस नई जनरेशन से हम बात करेंगे उन विषयों के बारे में जिन विषयों पर हम बहुत गंभीरता से सोचते हैं। यानी हम देश, दुनिया, समाज, युद्ध, राजनीति, धर्म, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन सारे बच्चों से करने वाले हैं और इन बच्चों के दृष्टिकोण से, इन बच्चों के नज़रिए से हम देखेंगे इस पूरी दुनिया को। तो आज के इस सेगमेंट में एक विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ अवनीत पाठक हैं, ये यश हैं, जलज हैं, दिशिता हैं और सीरी नाइला हैं। तो ये 5 बच्चे आज हमको सिखाएंगे कि दुनिया को देखने का इनका दृष्टिकोण कैसा है। अभी हम लोगों ने देखा नेपाल मूवमेंट में, नेपाल में पूरी सरकार ही बदल गई, एक जेनजी मूवमेंट का नाम दिया गया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये जेनजी क्या है? सबसे पहले हमारे पास बूमर्स आते हैं, जो जैसे हमारे दादा दादी, उसके बाद मिलेनियंस है, फिर जनरेशन एक्स जो कि हमारे माता पिता हो गए या बड़े भाई बहन हो गए, फिर आती है जनरेशन जी जो हम लोग हैं, देन हमारे बाद जो आते हैं वो होते हैं जनरेशन अल्फा। दो हम लोग ट्रांजिशन फेज में आते हैं, मतलब हम एआई युग जो क्या कहते हैं अल्फा का है, एंड टेक जो जी का था उसके बीच में के हम लोग। नहीं तो कैसे डिफाइन करेंगे कॉमन मैन के लिए, हमारी एज के लोग कैसे समझें कि ये क्या है, अल्फा क्या है, कैसे मानेंगे कौन अल्फा है, कौन जेनजी का है, कौन दूसरा है? तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करिए। कहने के लिए तो जनरेशन्स ईयर वाइज डिवाइड होती हैं, बट हम देखते हैं कि हमेशा टेक्निकल के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम जनरेशन्स को डिवाइड करते हैं। जैसे जनरेशन जी हमेशा से अडेप्टेबिलिटी पे रही है, जबकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन मोस्टली एक्सपीरियंस मानते थे। अब जनरेशन अल्फा हम देख रहे हैं कि वो लोग एआई युग में बड़े हो रहे हैं, वो ये कॉर्पोरेट फॉर्मेलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, वो कैजुअल होते जा रहे हैं। क्या अंतर देखते हैं हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन के बीच? सबसे बड़ा अंतर मेरे हिसाब से ये है कि आप लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। मतलब देखा जाए, हमें बताया जाता है कि अपने बड़ों का आदर करो, बट किसी की रिस्पेक्ट सिर्फ इस वजह से नहीं की जा सकती कि वो बड़ा है। हमेशा रिस्पेक्ट उसकी की जाती है जहाँ से रिस्पेक्ट आ रही होती है, या फिर हमसे कहा जाता है कि हम तुमसे बड़े हैं तो हमारे पास तुमसे ज़्यादा ज्ञान होगा, बट ज्ञान कभी भी एक्सपीरियंस से तो आता नहीं है। तो आप यहाँ अनुभव नहीं समझते हैं? अनुभव के बारे में मतलब आपका क्या विचार है? तो पेरेंट्स के पास अनुभव है, टीचर्स के पास अनुभव है। एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से एक पाथ, एक मेंटोर का होना ज़रूरी है, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास ज्ञान ज़्यादा है क्योंकि आप ज़्यादा टाइम से उस फील्ड में हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं देखता हूँ जलज कि ऐसा मैं कई बार पढ़ाते हुए बच्चों को देखता हूँ कि घर में पेरेंट्स से लेकर और स्कूल में बच्चों तक, टीचर्स तक, तो सभी कंट्रोल करने में लगे रहते हैं बच्चों को, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। उस सिचुएशन में आप लोग क्या सोच रहे होते हैं हमारे बारे में, पेरेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में? मेरे हिसाब से ये उपदेश देना कभी भी हमें उस तरफ नहीं ले जा सकता जिस तरफ हम जाना चाहते हैं। हमें उपदेश नहीं, हमें संवाद चाहिए, हम बात करना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में क्या विचार है, विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, विचारों का टकराव देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें सुना जाए, हम चाहते हैं हमारी बात रखी जाए। शायद आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें, हम डिसाइड करें कौन सही है कौन गलत है। नहीं तो ये विचारों का टकराव जो उत्पन्न हो रहा है, कौन आपको नहीं सुन रहा है? पेरेंट्स या टीचर क्यों नहीं आपको सुनना चाह रहे हैं? हमेशा रिस्पेक्ट या फिर एक रैंक उसके बीच में आ जाती है कि कौन ज़्यादा ऊपर है, आप उससे क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो मतलब चेंज देखना चाह रहे हैं आप पेरेंट्स में और टीचर्स में? मेरा मानना ये है कि आप हमारी बात सुनिए। जैसे कि बचपन में हमें बताया जाता था, हमसे कहा जाता था कि कार्टून देखना बंद कर दो, न्यूज़ देखो। बट क्या आप किसी 6 साल के बच्चे से क्या वॉर में हो रहा है उसको ओपिनियन कभी लेंगे? जो बड़े हैं हमारे, आपके जो बड़े हैं, वो बहुत सारी चिंताएं करते हैं, आपके भविष्य को लेकर चिंताएं करते हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं करते हैं और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर चिंताएं करते हैं। तो कई बार आपको क्या ऐसा लगता है कि जो बड़े हैं वो आपको नियंत्रण में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि हम जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं
वो शायद उन प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि जिन प्लेटफॉर्म का उन्होंने यूज़ किया था वही सही है, वही हमारे फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा रास्ता होंगे। बट अगर हम फ्यूचर को आज के हिसाब से नहीं सोचेंगे, अगर हम पिछला ही जो था उसी को मानते हुए चलेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से हम आने वाला फ्यूचर ही भूल जाएंगे। कई बार ये आता है कि आपके अंदर कोई ऐसी बात या कोई भी चीज़ जो आप अपने शिक्षकों से, अभिभावकों से कहना चाहते हो बट कह नहीं पाते हो। मतलब मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि हम बच्चों को बहुत बार अपनी जनरेशन से कंपेयर किया जाता है, या आज ही के समय में बहुत से बच्चों से या हमारे पीयर्स से कंपेयर किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे हमें खुद में भरोसा नहीं रहता है। आपको तो छोड़िए, हमें ही भरोसा अगर अपने में नहीं रहेगा तो हमारा जितना हम आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही पीछे होते जाएंगे। तो वो कौन सी बातें हैं जो मतलब आप कहना चाहते हैं खुल के? कि पहले तो किसी से हमें कंपेयर ना किया जाए और हमें जेन्युइनली सुना जाए, ना कि बस समझाया जाए। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है वो कोई ड्रामा या फैशन नहीं है, सिर्फ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई फिजिकल इंजरी या फिर हमारा आगे बढ़ना भी। कई बार मैं ये देखता हूँ कि कुछ बच्चे खामोश हो जाते हैं। उन बच्चों की खामोशी के पीछे क्या कारण रहता है? आज के ज़माने में हम बहुत प्राइवेट हो गए हैं, हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए है। उससे शायद हम अकेले होते जा रहे हैं या फिर हम अपने कमरों में बंद होते जा रहे हैं। चाहे हम सोशल मीडिया पे कितने भी कनेक्टेड हों, पर अगर ज़िंदगी में, रियल ज़िंदगी में देखा जाए तो हमारे पास अपनी बात कहने को शायद एक भी इंसान ना हो, बल्कि हमारे सोशल मीडिया पे शायद 500 फॉलोवर्स हो या 600 हो। उससे भी बहुत कोई मतलब नहीं है। तो क्या कारण है इसके पीछे? हमारी प्राइवेसी, हमें आजकल इस ज़िंदगी में हमें सभी को प्राइवेसी चाहिए अपनी लाइफ्स में, और हम किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम बस उस परफेक्ट सोशल मीडिया जनरेशन हो जाएं जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो। जी। हालांकि हमारे पास बात करने को चाहे कोई भी ना हो, पर सबको फॉलोवर्स चाहिए। अच्छा यदिशिता, मैं एक चीज़ और देख रहा था कि कई बार पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि देखो मैंने ऐसा नहीं कर पाया, मेरा बड़ा मन था कि मैं आईएएस बनता, लेकिन मैंने नहीं कर पाया, अब तुमको ये करके दिखाना है। तो क्या आप लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने वाले बन के रह गए हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में मतलब ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने का बोझ बहुत ज़्यादा है। अगर चाहे बच्चा अपने मन से कुछ भी ना करना चाहे, बट उनके लिए सब कुछ करना चाहता है, वो उसके लिए एक बोझ हो गया है कि उसे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। मतलब खुद क्या सोचता है इससे कोई खुद फर्क के नहीं पड़ता। सपने बच्चों के रह ही नहीं गए हैं सर। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत से पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि अब हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुम्हें हमारी जगह बनना होगा, हमारे सपने को पूरा करना होगा। और बच्चे अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उन्हें खुद ही में ऐसा गिल्ट रह जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का सपना नहीं पूरा कर पाए, तो जिस कारण वो बहुत दब के रह गए हैं। आपने प्राइवेसी की बात की और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सोशल मीडिया और तमाम सारी चीज़ों के कारण बच्चे जो हैं कमरों में बंद होकर रह गए। प्राइवेसी, तो इस प्राइवेसी की वजह से आप अकेले हो गए हो। आप इसका बहुत ही मेजर कारण सर सोशल मीडिया भी हो सकता है कि हम सोशल मीडिया पे एक परफेक्ट इमेज चाहते हैं अपनी, जिस कारण हम उसी में लगे हुए हैं और लोगों से असल जिंदगी में अपने भाव जोड़ना भूल ही गए हैं कि उनसे मेलजोल हम बिठा ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए एक परफेक्ट फिगर बनना चाहते हैं और बाकी अपनी लाइफ में प्राइवेट रहना चाहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत जज ना होने के कारण इस डर से हम लोग प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, पर इतना प्राइवेट रहना भी गलत है कि हमारे पास अपनी बात कहने के लिए कोई हो ही ना, जो हमारी बात सच में सुन सके, हमें समझा सके। वो कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती हो? मैं चाहती हूँ कि मुझे सच में सुना जाए। तो मैं ऐसा, मतलब हम अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से या हमसे पहले वाली जनरेशन से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें बैठ के सुने, हमारे साथ बात करें, ना कि हमें सिर्फ समझाने पे फोकस रखें। मतलब बहुत हमसे पहले वाली जनरेशन को ऐसा लगता है कि मेंटल स्ट्रेस या कोई ये सब ड्रामा है, तो वो हमारे को उतना समझना चाहते ही नहीं है जितना उन्हें समझना चाहिए। बल्कि जो स्ट्रेस है वो सच में कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट ही मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मान लीजिए मैं पेरेंट्स हूँ आपका जी सर। और मैं आपको सुनना चाहता हूँ, तो कौन सी एक या दो बातें हैं जो आप मुझे कहना चाहोगे? अगर मैं कुछ चाहती हूँ, मतलब अगर मैं सच में उदास हूँ, तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे में एटीट्यूड है, या फिर मैं अगर फ़ोन में हूँ तो ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन वाली ही जनरेशन हो गए हैं। बल्कि ऐसा है कि हमारी जनरेशन फ़ोन से ही जब बनी है तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल उसी पे चल रहा है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि हमारे को देश दुनिया जानने के लिए भी फ़ोन का उपयोग है। तो फ़ोन सिर्फ एंटरटेनमेंट से अब नहीं रह गया है, जीवन जीने का सहारा भी है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो बच्चे सच में अपने मन में रखते हैं, जो सबको सुनना चाहिए। पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, शायद उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए एज अ ईयर। जो बच्चे सच में अगर कहना चाहते हैं तो कोई उन्हें सुने। मान लीजिए आपको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए,
तो कौन से परिवर्तन हैं जो आप इस देश में देखना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं इस देश में जेन जी के लिए काम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, पैसिवली, डायरेक्टली नहीं। हमसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि जो हमारे माता पिता कहें हम भी उसी व्यक्तित्व को अपना लें। बचपन से यही करते हुए हमारी जो अपनी क्रिएटिविटी है या फिर कहीं इमेजिनेशन है, उसको मार दिया जाता है सर। और अगर आपको वैश्विक संचालन दे दिया जाए? सर मुझे पहले तो ऐसा लगता है कि आज की जो चुनौतियां हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या फिर किसी बीमारी की अगर हम बात करें, तो वह देश की सरहद के पार भी चली जाती है। तो इससे लड़ने के लिए हमें सरकार भी वैश्विक स्तर पर चाहिए होगी। सर उदाहरण के लिए हम भूटान को ले सकते हैं, जिसने जीडीपी से ज़्यादा अपनी खुशहाली पर ध्यान दिया है। तो हम भारत की तकनीक और भूटान की व्यक्तित्व को साथ में लाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देगा। मैं देख रहा हूँ कि इधर पूरी दुनिया एक युद्ध से जूझ रही है। पूरी दुनिया में कई सारी जगहों पर वार चल रहा है। तो क्या सोचते हैं आप इन युद्धों को लेकर? सर मुझे लगता है कि ये युद्ध केवल एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ना 2026 में मुझे लगता है कि मूर्खता है। जैसे कि मैंने अभी बोला, एक वैश्विक सरकार, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को उतना आकर्षण नहीं मिल रहा है, उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है जितना उन्हें ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आज से 50 साल बाद यही सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी, ना ही कोई नामात्र नाशवान जमीन का टुकड़ा। भाई आज हम सभी किसी न किसी रूप में राजनीति से प्रभावित हैं। तो हमारी भारतीय राजनीति और वैश्विक राजनीति, आप राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? आपका क्या विचार है राजनीति को लेकर? सर इसका आंसर मैं एक उदाहरण से स्टार्ट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। सर एक बार कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के एक डेलीगेट इंडिया पहुँचे, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं वहाँ का पॉलिटिशियन हूँ। तो उनसे बोला, तो जब उनसे और बात हुई तो ये पता चला कि वो पॉलिटिशियन होने के साथ साथ अपनी जीविका चलाने के लिए और भी कई काम करते हैं। उनका ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स से, जबकि हमारे देश में पॉलिटिक्स एक मॉनेटरी बेनिफिट है। कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या फिर किसी और क्वेश्चन में अच्छा नहीं है तो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। पॉलिटिक्स सोर्स ऑफ इनकम बन के रह गए हमारे देश में, ना कि कोई समाज सेवा। और समाज सेवा मुझे लगता है कि सिर्फ ऑन पेपर ही रह गई है हमारे समाज में और देश में। अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर अपने भविष्य के बारे में मैं यही सोचता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे अपने खेल कूद में या फिर किसी और कौशल में अच्छे हैं, सर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनकी क्रिएटिविटी को नहीं मारना चाहिए। सबसे पहली बात, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तब उसे सिखाया जाता है कि सीनरी में 4 पहाड़ हैं और एक उगता सूरज है, लेकिन उसको ये क्यों सिखाया जाता है? वो अपने आसपास की सीनरी नहीं बनाता है। और अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएंगे तो आपको सीनरी के नाम पर यही एक चित्र मिलेगा। बड़े होकर क्या करेंगे? सर बड़े होकर क्या करना चाहिए वो अभी मैंने निश्चित नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है, जेन एक्स या फिर बेबी बूमर्स जिन्हें हम कहें, वो ये अपेक्षा रखते हैं कि हम 15-16 साल से ही अपने पूरे जीवन का पूरा नक्शा तैयार करके बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक क्लियरिटी नहीं है अभी। हम यूट्यूबर बन सकते हैं या फिर किसी और ऐसे प्रोफेशन में जा सकते हैं जो कि आज लाइमलाइट पे नहीं है, लेकिन आज से कुछ वर्षों बाद उसका बूम देखने को मिल सकता है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम अभी ये नहीं तय किया जा सकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, बिल्कुल, बस अभी हमें अभी के समय को जीना चाहिए। वर्तमान पे जीना हमें फोकस करना चाहिए। आज़ादी का क्या अर्थ है आपके लिए? मेरे हिसाब से आज़ादी कहीं बाहर घूमना है या फिर कुछ कहते हैं अकेले घूमना, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ, जैसे अगर मैं खुद का कुछ करना चाहूँ तो मुझे कोई रोके टोके ना मेरे पास खुद की आज़ादी होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ करूँ तो फिर मेरे को कोई जज ना करे। पिछली जनरेशन की भी कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वापस अपनी जनरेशन में देखना चाहते हैं? पिछले ज़माने में मैंने कई बार देखा है कि मेरे घर वाले लोग भी
कि पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा धैर्य हुआ करता था, लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस था। आज के ज़माने में कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत हो गई है, गैजेट्स पे, सोशल मीडिया पे, हमने प्रॉम्प्ट डाला, हमें जवाब मिल गया। हमारे अंदर पेशेंस का लेवल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। पर अगर मैं चाहती कुछ पिछले ज़माने से कुछ ला पाती, तो मैं मानवीय रिश्ते जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप लाना चाहती, ह्यूमैनिटी लाना चाहती और पेशेंस, क्योंकि पेशेंस का इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ख़ास रोल है। से सफलता की बात होती है कि कौन सफल है और कौन असफल है, और आजकल तो अच्छी नौकरी, ढेर सारा पैसा, तो इनको ही माना जाता है सफलता। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सफलता क्या है? बहुत सारा पैसा भी कई लोगों का सपना होता है और मन की शांति भी लोगों का सपना होता है, परंतु मेरे हिसाब से कि मैं एक ऐसे भविष्य का सपना देखती हूँ जहाँ पे मेरी सफलता मेरे पैसे से ना गिनी जाए, ना मेरी मन की शांति देगी। मैं बस चाहती हूँ कि अगर मेरा भविष्य में सफलता प्राप्त करती हूँ, तो कहते हैं मुझे किसी पैसे की चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। बिल आ रहा है, थोड़ी देर लाइट खुली छोड़ दी तो मुझसे कोई ना करे यार लाइट भी छोड़ दी तुमने खुली, मैं कहूँ अरे चलो। अब मुझसे अगर कोई कहता है कि नायला चलो हम खाने चल रहे हैं, तो फिर मैं ये ना कह पाऊँ कि यार पैसे नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगी। मुझे ऐसा भविष्य चाहिए, ऐसी सफलता चाहिए जहाँ पे मुझे छोटी छोटी चीज़ों की चिंता ना करनी पड़े। आपके जीवन की वो बातें जिनको सोच कर आपको प्राउड फील होता है? हमारे अंदर एक ख़ास बात है कि हम सेल्फ अवेयर बहुत हैं। हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं। हम कई बार कहते हैं जो चीज़ें कहते हैं ऊपर से ही देखी जाती है, हम उसकी गहराई में जाना चाहते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से कि मेरे जो अंदर की सेल्फ अवेयरनेस है, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक ख़ास रोल प्ले करती है। कैसा भविष्य चाहिए आपको? मुझे तो अभी भविष्य देख के डर लगता है। क्यों? अभी लड़ाइयाँ इतनी चल रही हैं। नहीं तो आप कैसा चाहती हैं? कैसा दुनिया हो आपके सामने? कैसा लाइफ जीना चाहती हैं? मेरे हिसाब से मेरा भविष्य सुकूनदायक होना चाहिए। मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करना चाहती हूँ। मुझे बस बड़ा होना है ज़िंदगी में, कहते हैं कुछ अच्छा करना है, छोटी-छोटी चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। और जी हाँ, लड़ाई तो मुझे बहुत डर लग रहा है। एक सुकून का जीवन मैं देखना चाहूँगी और मुझे कोई रोक-टोक नहीं है। 2-3 दोस्त चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए और कुशल ज़िंदगी चाहिए बस। आज गूगल और एआई का ज़माना है। टीचर्स की क्या भूमिका है आपके जीवन में? गूगल और एआई इस समय पे बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली चीज़ें हो रही हैं। हमें अपना क्वेश्चन पेपर है, अगर हमें उसकी मदद लेनी है, तो हम उसको स्कैन करते हैं और हमें आंसर्स मिल जाते हैं। होमवर्क मिलता है, हम स्कैन करते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन टीचर्स क्या है, हमें गाइड कर रहे हैं उस वे में कि अगर हमें वो क्वेश्चन सही से करना है अपने हिसाब से, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इस समय क्या है, जो मैंने देखा है कि टीचर्स हमारी इमेजिनेशन को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद से क्या सोच सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो गूगल और एआई है आपकी इमेजिनेशन को दबा रही है और टीचर उसको थोड़ा-सा निखारने की कोशिश कर रहा है, या इसका उलट भी कुछ हो सकता है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप गूगल और एआई ये जो चीज़ें हैं इनका सही उपयोग करें, मेन चीज़ है कि आप किस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी इमेजिनेशन और अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप इनको हर चीज़ में उपयोग करेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी का स्लेव बनना एक फ्रेज़ है, अगर आप ये बन जाते हैं तो फिर आपकी इमेजिनेशन तो खत्म हो ही जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। आजकल जो पेरेंट्स या टीचर होते हैं, वो आप लोगों की जनरेशन पे एक सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि दिन भर मोबाइल और इंटरनेट पे लगा रहता है। तो इस सोच को आप क्या समझते हैं? मतलब क्या सोचते हैं इस सोच के बारे में? ये कहीं-कहीं उनकी भी सोच ठीक है, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट एक खुली किताब जैसी है, उसमें हर चीज़ है। उसमें सही जानकारियाँ भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं, लेकिन वो लोग इस चीज़ पे देखते हैं कि हम वो क्या देख रहे हैं, है ना? अगर हम दिन भर क्योंकि उनके टाइम पे क्या उनको जो चीज़ें जाननी थी, वो चीज़ें किताबों में, अखबारों में, लोगों से पता चलती थी। लेकिन इस समय जो चीज़ें हमें जाननी है, वो हमें सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और मोबाइल पे मिल जाती हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन उनको वो चीज़ इसलिए अटपटी लगती है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी देखी नहीं है, ना वो चीज़ कभी जी है। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली है, क्या सोचते हैं उसके बारे में आप? एजुकेशन सिस्टम इस समय बच्चों को एकेडमिक्स की तरफ बहुत फोर्स कर रहा है, और इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे नीट, जेईई उनको बस यही दिखता है। अगर कोई बच्चा ड्राइंग अच्छी करता है तो पेरेंट्स भी उसको फोर्स करते हैं कि तुम ड्राइंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें टॉप रैंक पे आना है, तुम्हें नीट क्लियर करना है, जेईई करना है, तुम्हें अपनी जॉब सिक्योर करनी है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ में, उसी फील्ड में उसको बढ़ावा दें, तो हो सकता है वो उस फील्ड में भी बहुत अच्छा करके अपनी जॉब सिक्योर कर पाए। कई बार आरोप लगता है कि मोबाइल और इंटरनेट का जो दुनिया है वो
आज की जनरेशन का जो पेशेंस है वो काफ़ी डाउन कर रहा है, धैर्य कम हो रहा है, क्या ये सच है? हाँ, मेरे हिसाब से ये ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत कुछ होता था, लेकिन अब टाइम पे जो है कि गैजेट्स हैं, एआई है, हम उस पे बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमारे लिए ये चीज़ें थोड़ी-सी नई हैं। हमारी जनरेशन की स्टार्टिंग ही टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन से हुई है। तो हम धीरे-धीरे उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसके कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको भूल जाते हैं। हर चीज़ में एआई को लाना, हर चीज़ में उस पे डिपेंडेंट हो जाना पूरी तरीके से, हमारी सोच को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, यहाँ तक कि हमारी इमेजिनेशन को भी सप्रेस कर देता है। 100% अंक लाना कुछ आपकी काबिलियत को डिफाइन करते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। आप किस चीज़ में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं, किस चीज़ में बहुत अपग्रेड करना चाहते हैं आपको, वो चीज़ें कभी भी अंकों से निर्धारित नहीं की जा सकती। अगर आपको अपनी इमेजिनेशन को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत आगे तक बढ़ाना है, तो वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप अंकों में नहीं लिख सकते। एग्ज़ाम्स बस एक टेस्ट टाइप के हैं, जो दिखाते हैं कि एकेडमिक्स में आपका क्या हुआ है, लेकिन आपके गतिविधियाँ हैं, जो आपके मानसिक स्थिति पे गतिविधियाँ हैं, उनकी बढ़ोतरी को आप अपने आप से ही जान सकते हैं कि आपने क्या करा है। अपने स्कूल्स में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चों को फोर्स ना किया जाए कि आप बस टॉप करें। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसकी बहुत वो नहीं करनी चाहिए कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसको उसमें भी आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, इसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन स्कूल भी उनको सपोर्ट नहीं करता है। अगर स्कूल इन चीज़ों को भी आगे लेके जाता है, तो हो सकता है बच्चे का भविष्य अलग-अलग चीज़ों में विकसित हो। तो यह थी आज की पीढ़ी की वो आवाज़ जिसे हम अक्सर शोर में अनसुना कर देते हैं। क्या सफलता वाकई सिर्फ एक अच्छी नौकरी है, या वो सुकून है जिसकी तलाश में ये बच्चे हैं? उम्मीद है इस बातचीत ने आपको और आपके बच्चों के बीच संवाद का एक नया दरवाज़ा खोला। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए जुड़े रहें सुनील मानव पॉडकास्ट के साथ।